नमस्कार, मैं पप्पू कुमार, जिला पंचायत सदस्य हाफिजपुर आजमगढ़। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा एक महान भारतीय समाज सुधारक, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता की, जिनको हम लोग महात्मा फूले के नाम से जानते हैं, जिनका पूरा नाम महात्मा ज्योतिबा फूले था। आज उन्हीं की चर्चा होगी, उनकी जीवनी की चर्चा होगी और किस प्रकार से उन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया, हमारे समाज को आगे ले जाने का काम किया। आज उस पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कुछ लाइन मुझसे छूट जाए, उसके लिए क्षमा करिएगा। बाकी आज अभी कल की बात है, कल हम लोग इस समय पुणे में हैं और हमने महात्मा ज्योतिबा और फातिमा शेख, सावित्रीबाई जी के ऊपर बनी फिल्म फूले देखा, तो काफ़ी कुछ उससे प्रेरणा मिली। उसी में से मैं कुछ लाइन आपको अपने माध्यम से, अपने तरीके से बताना चाहता हूँ कि उनका जन्म सतारा जिला महाराष्ट्र में, जो उस समय, इस समय सतारा, उसमें शायद पुणे का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ उनका जन्म होता है। और जो उनका जन्म हुआ है वो 11 अप्रैल 1827, सन 1827 में 11 अप्रैल को उनका जन्म होता है। और वहीं पर सावित्रीबाई फूले जी का जन्म जो है, वो जो उनका डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1831। क्योंकि दोनों आगे चलकर दोनों पति पत्नी होते हैं। जब सावित्रीबाई फूले 9 साल की थीं और ज्योतिबा फूले लगभग 12 साल के थे, 11-12 साल के, तब दोनों की शादी हो जाती है। चूँकि महात्मा ज्योतिबा फूले के पिताजी जो गोविंद राव फूले साहब थे, वो माली थे। और उस दौर में चाहे वो जमींदार रहे हों, चाहे राजा रहे हों, उनके यहाँ बहुत बढ़िया फूलों के सजावट का काम करते थे। तो उससे खुश होकर वहाँ के राजा ने, चाहे जो जमींदार ने, उनको 35 एकड़ जमीन दान में दे दी, जिससे वो अपने एरिया के संपन्न किसान हो गए। यानी उस समय ज्योतिबा फूले के पिताजी काफ़ी संपन्न थे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया इंग्लिश मीडियम स्कूल में, क्योंकि अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेजी शासन था। और 12 साल की उम्र में ज्योतिबा फूले, उनके एक और बड़े भाई थे, तो ज्योतिबा फूले की जब वो 12 साल के होते हैं, सावित्री जी के साथ उनकी शादी होती है और अपनी वो पढ़ाई पूरी करते हैं। उस दौर में, उस समय, उसके पहले भी कोई किसी भी समाज की महिला रही हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण समाज की महिला हो, चाहे वो ओबीसी समाज की महिला हो, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन यहाँ ज्योतिबा फूले साहब ने अपनी पत्नी को घर में ही पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद सावित्रीबाई फूले ने कहा कि नहीं, पढ़ाई इतनी अच्छी चीज़ है तो मैं अपने गांव घर में, जो है समाज में बच्चियों को पढ़ाऊंगी। तो वो, अच्छा, उनका साथ देखिए, वहाँ उनका साथ एक ब्राह्मण परिवार देता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्राह्मणवाद हावी था कट्टरता को लेकर। लेकिन वहीं पर उनको, जो है, उनकी मदद करने का काम ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने किया। अपने घर में उन बच्चों को, मतलब प्रशय देकर, चोरी से, जो वो धार्मिक रूप से एकदम अंधे ब्राह्मण थे, उनकी नज़रों से ओझल, मतलब अपने उस ब्राह्मण दोस्त ने, जो ज्योतिबा फूले का मित्र थे, वो, उन्होंने, मतलब इतना समाज के लिए उन्होंने किया। लेकिन जब ब्राह्मणों को यह बात पता चलती है, मनुवादियों को जब यह बात पता चलती है, तो वो उस ब्राह्मण परिवार के घर में धावा बोलकर जो कुर्सी, मेज, जो भी स्लेट, पेंसिल, जो भी हुआ करता, सब कुछ तोड़ ताड़ दिया और धमकी दिया कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना है, लड़कियों को नहीं पढ़ने देना है। इसके बाद ज्योतिबा फूले के ऊपर हमला भी होता है। सावित्रीबाई फूले वहाँ पढ़ा रही होती हैं, वो भी बच्चों को लेकर भागती, फिर इसके बाद लोग घर चले जाते हैं। अगले दिन गाँव में पंचायत रखी जाती है और पंचायत में ये कहा जाता है कि इससे धर्म भ्रष्ट होता है, लड़कियाँ अगर पढ़ेंगी तो वो चिट्ठी पत्र लिखना सीख जाएंगे, जिससे उनके चलन खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह की बात पंचों में कहा गया। और ये भी कहा गया कि इससे लड़कियों का जो कैरेक्टर बिगड़ेगा। और उन फूले के पिताजी को धमकी दी जाती है कि आप अपने लड़के को मना कर दीजिए कि ऐसा काम ना करें। फूले और सावित्रीबाई नहीं मानते हैं और वो घर छोड़कर चले जाते हैं और जाते हैं अपने मित्र के पास, जिसके साथ वो पढ़े रहते हैं। वो एक मुस्लिम साथी था जिनका नाम था भाई मियाँ उस्मान शेख।
उनके घर जाते हैं। दरवाज़ा उनकी बहन, जिनका जन्म 9 जनवरी 1831 को हुआ था, जिनका नाम फातिमा शेख। आगे चलकर वो मुस्लिमों में पहली महिला शिक्षक का खिताब उनको प्राप्त होता है। वही फातिमा शेख, आगे मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो वहाँ भाई उस्मान जो है ज्योतिराव फुले साहब को और उनकी पत्नी सावित्री जी को परिचय देते हैं और वहीं दोनों प्लान बनाते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है कि जो उस्मान भाई थे वो अपनी बहन को अपने समाज से चोरी पढ़ाते थे। ऐसा फूले फिल्म में दिखाया गया और बताया गया कि उनके ऊपर फतवा भी जारी हुआ था कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं। यानी यहाँ दोनों, चाहे वो हिंदू कौम रही हो चाहे वो मुस्लिम कौम रही हो, दोनों कौमों में ये था कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। ये भारतीय परिवेश की बात बता रहा हूँ। इसके बाद जब फातिमा शेख यानी उस्मान की बहन और सावित्री भाई दोनों मिलकर प्रयास करती हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, उसी समय पुणे में अंग्रेजों द्वारा एक विद्यालय स्थापित किया जाता है, जहां टीचर ट्रेनिंग, जिसे कहते हैं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या जो भी शिक्षा होती है उसकी जो भी होती है। तो उस्मान भाई और फूले साहब दोनों लोग सावित्री बाई को और फातिमा शेख को लेकर वहाँ जाते हैं एडमिशन कराने के लिए कि इनका एडमिशन कर लीजिए, इन्हें जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का, एक टेक्निकल तरीके से वो पढ़ाएंगे बच्चों को। तो वहाँ का एक नियम था कि मिनिमम इस कैंपस में एडमिशन लेने के लिए कम से कम कक्षा 10 पास होना जरूरी है। और ना ही फातिमा शेख के पास और ना ही सावित्री बाई के पास कोई इस तरह की डिग्री थी, मतलब स्कूल की कोई डिग्री नहीं थी, क्योंकि वो लोग घर में पढ़ाए गए थे, वो अपने पति के द्वारा या अपने भाई के द्वारा। तो वहाँ बातें होती हैं, फूले साहब प्रिंसिपल से कहते हैं कि अगर ऐसे रहा तो पूरे भारत में कहीं कोई महिलाओं के लिए स्कूल नहीं है, कोई महिला 10 नहीं पास करेगी। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो कभी भारत में कोई महिला शिक्षक हो ही नहीं सकती है। उनकी बातों से प्रभावित होकर, चूँकि इंग्लिश बोलना सिखा दिए थे सावित्री बाई जी को, फूले साहब ने इंग्लिश बोलना सिखा दिया था, तो वो अपने इंग्लिश से उस प्रिंसिपल को प्रभावित करती हैं और उनका दाखिला वहाँ हो जाता है। जो 2-3 साल का कोर्स रहा उस दौर में, जो भी रहा हो। जब वो कोर्स फातिमा शेख और सावित्री जी जब वापस आती हैं अपने घर, तो वहाँ वो लोग विद्यालय खोलती हैं। जो मनुवादी हैं, जिनको लगता है कि इससे धर्म खतरे में पड़ जाएगा, बार बार उनके ऊपर हमला होता है, विद्यालय तोड़ा जाता है, इस तरह की घटनाएं घटती हैं। लेकिन लगातार इनका कारोबार, और सुनिए, स्कूल को खोलने के लिए फूले साहब ठेकेदारी का काम शुरू करने लगते हैं। जैसे पुणे में रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने रजिस्टर्ड करा लिया अपनी एक कंपनी, उन्होंने रेलवे का काम किया, उन्होंने रोडों का काम किया, और इस प्रकार से जो है कि इस तरह से काम करने का इन्होंने काम किया। उधर दूसरी तरफ पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होता है, इनके खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे जाते हैं, इनके टेंडर तक कैंसिल करवाए जाते हैं। लेकिन पूना का जो कलेक्टर थे उनको प्रशय देते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। और बीच में एक जगह और आती है जहाँ पे अंग्रेज कलेक्टर ये सोचता है कि इनको मदद देने के बहाने हम इनको ईसाई बना दें। लेकिन फूले अपने विचारों से कट्टर, उनके प्रस्ताव को एक प्रकार से अस्वीकार कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको टेंडर वगैरह भी नहीं मिलता है। फिर बहुत सारी दिक्कतें आगे चल के आती हैं। स्थिति ये हो जाती है कि इनको चाहने वाले लोग हजारों लाखों की तादाद में हो जाते हैं। आगे चलकर उन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की। सत्यशोधक समाज का मतलब यह था, अच्छा, हमेशा फूले साहब कहते थे कि मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी जात किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, उसके अंदर जो पाखंड है, जो उसके अंदर कुरीतियाँ हैं, मैं उसका विरोधी हूँ। और इस प्रकार से 1848 में पुणे में इस देश के अंदर स्पेशली लड़कियों के लिए पहला विद्यालय सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने मिलकर खोला। आगे चलकर उन्होंने 5, 10, 20 स्कूल भी खोला और सबके सहयोग से। तो आगे उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अच्छा, वो इसलिए करना पड़ा कि ब्राह्मण अगर अछूत के शादी में जाता था तो दूर से आशीर्वाद देता था, छूता नहीं था, उनकी परछाई को देखकर भागता था। इसलिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और अपने हिसाब से
जो अछूत समाज था उनकी शादियाँ कराने का काम किया। यह बात जब ब्राह्मणों को पता चलती है, वो आके झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि अब इस स्थिति में मैं तुमसे कोर्ट में निपटूंगा। कोर्ट शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया कि बड़ा अच्छा उदाहरण महात्मा ज्योतिबा फुले ने उसमें दिया। तो दोनों तरफ से वकील खड़े होते हैं। लास्ट में इनका वकील बस इतना कहता है कि चूंकि ये भारत की परंपरा है, सभ्यता और संस्कृति है कि ब्राह्मण ही शादी करवाएगा, इसलिए ठीक है वो अपना शादी कर ले, लेकिन जो भी शादी होगी, जो उसका पैसा हमको मिलता है वो हमें चाहिए। आप शादी अपने से कर लो, सत्य शोधक समाज अपने अछूतों की शादी कर ले, हमको ना बुलावे, लेकिन उसका पैसा जो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे रोजी रोटी से जुड़ा है। ब्राह्मण के वकील साहब कह रहे थे कि ये चूंकि हमारे मुवक्किल की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है, इनके रोजी रोटी पे लात मारा जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा डायरेक्टर ने इशारा तो किया कि ये धर्म नहीं धंधा है, लेकिन चाहे हो सकता है कैंची चल गई हो, चाहे जो भी हो, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, विवादित हो जाएगा। तो अब यहीं पर फूले साहब स्वयं अपनी जीरा करते हैं और उन्होंने कहा कि वकील साहब, मतलब जो ब्राह्मण के वकील साहब थे, उनसे कहा कि वकील साहब आप दाढ़ी प्रत्येक दिन बनाते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। कहे कि इसका पैसा आप अपने नाई को देते हो? तो उसने कहा कि जब मैं खुद दाढ़ी बना रहा हूँ तो पैसा क्यों नाई को दूंगा? कहे ठीक उसी प्रकार से जब मैं खुद अपनी शादी कर लूँगा तो उनको पैसा क्यों दूंगा। और इसी बेस पर वहाँ फूले की जीत होती है और सत्य शोधक समाज को अधिकार प्राप्त होता है कि अपनी शादी अपने से कर लें। आगे चलकर उनके बहुत सारे अनुयायी फॉलोअर हो जाते हैं, उनका जस चारों तरफ फैलने लगता है। तो इनको जो महात्मा की उपाधि जो मिली, वो महात्मा की उपाधि इनको मिली है, शायद इसमें मैं लिखना भूल गया, क्योंकि हर डेट और तारीख आप याद नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग लिख कर ही कुछ कहते हैं। उनको महात्मा की उपाधि दी जाती है। और हाँ, फातिमा शेख लगातार उनके साथ रहकर शिक्षण का काम करती हैं, लड़कियों को पढ़ाती हैं। इसलिए सावित्रीबाई फूले हमारे समाज की, इस देश की पहली महिला शिक्षक का खिताब पाती हैं। वहीं फातिमा शेख मुस्लिमों में पहली महिला शिक्षक का खिताब पाती है। आगे चलकर उनको लकवा मारता है और कई किताबें उन्होंने लिखी, गुलामगिरी, इस तरह की कुछ करके। उसको मैं लिखना भूल गया, मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। और आगे चलकर वह दुखद दिन भी आता है जब 28 नवंबर 1890 को पुणे में आपका देहांत होता है। और उनकी चिता को, तब ये भी परंपरा नहीं थी, उनकी चिता को आग उनकी पत्नी, इस देश की प्रथम शिक्षिका माता ज्योतिबा फूले मुखाग्नि देती हैं। क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ था, इसलिए उन्होंने एक गोद पुत्र लिया था जिनका नाम जसवंत फूले हुआ। और ठीक 9 जनवरी 1831 को, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई, सावित्रीबाई फूले ठीक जो है 66 साल की उम्र में 10 मार्च 1997 यानी 7 साल बाद उनका भी निधन हो जाता है। और फातिमा शेख, जिनका जन्म 9 जनवरी 1931 को हुआ था और मृत्यु 9 अक्टूबर 1900, यानी कि फातिमा शेख और सावित्रीबाई के जो मरने का जो समय वो 3 साल गैप है। और यहाँ सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के बीच का गैप जो 7 साल है। वो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा और डीपली समझने के लिए इस कहानी को, कहानी नहीं जो, अच्छा लोगों को लगता है फूले केवल दलितों के बैकवर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण की महिला हो, चाहे वो किसी भी अग्रवाल की हो, चाहे वो किसी की जायसवाल की हो, किसी की भी महिला हो, 50% देश की 50% आबादी के लिए उन्होंने लड़ा है, किसी जात बिरादरी के लिए उन्होंने नहीं लड़ा है। इसलिए ये फिल्म एक समाज को आगे ले जाने का काम करेगी। आप लोग निश्चित फूले फिल्म देखिए। और बाकी बाद में बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय, जय हिंद, सबको प्रणाम, धन्यवाद।